उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरों पर आज की खास चर्चा में स्वागत है। आज 14 सितंबर 2025 है और हमारे पास प्रशासन, राजनीति, समाज और अपराध से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं। जी, हमारा मकसद है इन खबरों की तह तक जाना और मतलब समझना कि यूपी में क्या चल रहा है और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। हाँ, शुरुआत करते हैं प्रशासन से जुड़ी एक ऐसी खबर से जिसने सबको चौंका दिया। रामपुर में हाँ सरकारी गाड़ियों के लिए जो आरक्षित बीजी सीरीज होती है ना, जी, बीजी, उसके नंबर प्राइवेट गाड़ियों को जारी कर दिए गए। ये यूपी 22 बीजी सीरीज का मामला है। हाँ, ये बात तो मतलब काफी गंभीर लगती है। जांच में पता चला कि करीब 9,500 हाँ 9469 ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो असल में सरकारी वाहनों के लिए थे, वो निजी लोगों को दे दिए गए। लेकिन नियम क्या है? BF के बाद BH आनी थी। बिल्कुल, नियम ये कहता है कि रामपुर में BF सीरीज खत्म होने पर प्राइवेट गाड़ियों के लिए BH सीरीज शुरू होनी थी, लेकिन BG सीरीज खोल दी गई। और सुनने में आया है कि इसका आखिरी अप्रूवल रामपुर के RTO प्रशासन राजेश श्रीवास्तव, उनकी यूजर ID से हुआ। जी हाँ, जांच रिपोर्ट तो अच्छा, यही इशारा कर रही है और इसी वजह से परिवहन आयुक्त ने संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड करने और उन पर कड़ी कार्रवाई मतलब मेजर पेनाल्टी उसकी सिफारिश की है। तो अभी वो बीजी सीरीज का क्या स्टेटस है? फिलहाल यूपी 22 बीजी सीरीज को रोक दिया गया है, कह सकते हैं कि फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन जिन लोगों को ये नंबर मिल चुके हैं, बेचारे उनका क्या होगा? उनकी तो कोई गलती नहीं। सही कहा। उन लोगों को राहत देने के लिए अगले 2 महीने में मतलब 60 दिन में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के नए नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, फ्री में? हाँ बिल्कुल, और उनके फास्टैग्स भी, वो भी मुफ्त में अपडेट होंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर कोई 60 दिन में नंबर नहीं बदलवाता तो फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। ओह, और इसमें नीचे के लेवल पर भी कार्रवाई हो रही है? हाँ, इसमें DBA रमेश्वर नाथ द्विवेदी और कनिष्ठ सहायक नेहा चौहान, उन पर भी कार्रवाई की बात चल रही है। पर ये मामला इतना बड़ा क्यों है? मतलब ठीक है, नंबर गलत जारी हुए, पर इतनी गंभीरता क्यों? देखिए, ये सिर्फ नंबरों का हेरफेर नहीं है ना, ये सीधा सीधा जुड़ा है सुरक्षा से। सुरक्षा से कैसे? सोचिए, अगर सरकारी गाड़ियों के नंबर आम लोगों की प्राइवेट गाड़ियों पर लगे हों, तो फिर सरकारी वाहनों की पहचान कैसे होगी? हाँ, ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी इन नंबरों का फायदा उठा सकता है। इसीलिए गृह विभाग, पुलिस, यहाँ तक कि हाईवे अथॉरिटी, सबको इसकी सूचना दी गई है। अच्छा, सबको अलर्ट किया गया। हाँ, ये दिखाता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में छोटी सी चूक भी कितने बड़े मतलब गंभीर परिणाम ला सकती है। बात तो सही है, सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। चलिए प्रशासन से ही जुड़ी एक और खबर देखते हैं जो काफी अलग है। जी, उत्तर प्रदेश में 137 CETF बटालियन में भर्तियां हो रही हैं। हाँ, कॉम्पैक्ट इको टास्क फोर्स। और खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू। जी हाँ, ये भर्ती प्रक्रिया 23 से 27 सितंबर तक प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगी और इसमें अप्लाई करने वाले लोग भी मतलब थोड़े खास हैं। कौन लोग इसके लिए पात्र हैं? मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें हैं भारतीय सेना से रिटायर हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें पेंशन मिल रही हो। ओके, एक्स सर्विसमैन। हाँ, और दूसरी कैटेगरी है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य वन विभाग की पूर्व महिला कर्मचारी। हाँ, लेकिन उन्हें कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट वाली भी शामिल है। अच्छा, उम्र और फिटनेस की भी शर्तें होंगी, जाहिर है। बिल्कुल, और JCD यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए अधिकतम उम्र 55 साल है और जो अन्य रैंक है उनके लिए 50 साल। मेडिकल फिटनेस एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए, जिसे सेना में SH1 कैटेगरी कहते हैं। शेप 1। हाँ, और कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। कुछ समुदायों के लिए थोड़ी छूट है। तो क्या सिर्फ इंटरव्यू ही होगा या और भी कुछ है? नहीं, सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। उम्मीदवारों को 23 सितंबर सुबह 7 बजे अपने ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा। ओके। वहाँ फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे दौड़, पुलअप्स वगैरह। फिजिकल भी है? हाँ, और मेडिकल जांच भी होगी। फिर जो लोग ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका ट्रेड टेस्ट होगा और महिला उम्मीदवारों की पेड़ पौधे लगाने और नर्सरी संभालने में कुशलता वो परखी जाएगी। मतलब प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी है? जी, तो इंटरव्यू के अलावा फिजिकल और प्रैक्टिकल स्किल ये सब देखा जाएगा। ठीक है, यानी ये खास तरह की भर्ती प्रक्रिया है। चलिए अब प्रशासन से हटकर
राजनीति के गलियारों की ओर चलते हैं। जी अपना दल कमेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है कौशाम्बी में। जी हाँ, और इस अधिवेशन में कृष्णा पटेल वो लगातार 5वीं बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। 5वीं बार? हाँ, उनकी बेटी और विधायक पल्लवी पटेल भी वहाँ मौजूद थी। पार्टी का फोकस अब मतलब संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने पे है। युवाओं, महिलाओं को जोड़ने और सामाजिक न्याय, किसानों के मुद्दे, इनको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। पल्लवी पटेल ने चुनाव आयोग पर काफी तीखी टिप्पणी की, ऐसा सुनने में आया। हाँ, उन्होंने एक कह सकते हैं बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा है। ओह! और इसे प्रधानमंत्री मोदी के 4 हाथों ईडी, सीबीआई, पुलिस और चुनाव आयोग में से एक बताया। उनका कहना था कि ये चारों मिलकर विरोधी दलों को दबाने का काम कर रहे हैं। ये तो काफी संगीन आरोप है। जी बिल्कुल, ये एक गंभीर आरोप है जिस पर जाहिर है राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। चलिए अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के कुछ बयानों पर गौर करते हैं। मुरादाबाद से सपा सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन। हाँ, वो भारत पाकिस्तान मैच से काफी नाराज दिखे। जी, खासकर क्योंकि वो पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद हुआ था। हाँ, टाइमिंग। उन्होंने कहा शहीदों का खून सूखा नहीं और हम खेल रहे हैं क्रिकेट। उनका तर्क था कि जब हमें पता है कि आतंकवाद कहाँ से आ रहा है तो उस देश के साथ खेलना ये तो शहीदों का अपमान है। तो उन्होंने सरकार से मैच न खेलने की अपील की थी। जी हाँ, उन्होंने सरकार से देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैच न खेलने की मांग की थी। उधर मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान ने एक ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में कुछ कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करने वालों के खिलाफ हैं। उनका इशारा साफ तौर पर पूर्व विधायक संगीत सोम की तरफ था। अच्छा, परोक्ष निशाना साधा। जी, उन्होंने कहा कि वो जनता के मुद्दों जैसे महंगे प्राइवेट अस्पताल और खराब सरकारी अस्पतालों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने हाल में इसके लिए धरना भी दिया था और ये भी जोड़ा कि वो सभी जातियों का सम्मान करते हैं। और मजे की बात ये कि उसी सम्मेलन में पूर्व विधायक संगीत सोम भी मौजूद थे। बिल्कुल, और उन्होंने भी अपनी बात रखी। संगीत सोम ने कहा कि वो जातियों को लड़ाने का काम नहीं करते बल्कि सबके काम कराते हैं। हाँ। उन्होंने सपा सरकार के दौर की तुलना करते हुए उसे बाबर और अकबर के जमाने से भी खराब बता दिया। अरे बाप रे। हाँ, और अपने 3.5 महीने जेल में रहने का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ है, और दावा किया कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। तो एक ही मंच पर एक ही समाज के कार्यक्रम में 2 अलग-अलग राजनीतिक ध्रुवों की बातें। बिल्कुल, यही राजनीति है। समाजवादी खेमे से ही बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने भी केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए। जी, उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर उन्होंने सरकारी लोगों के घूस मांगने का जिक्र किया। अच्छा। टीईटी परीक्षा का विरोध, बाढ़ की स्थिति, इन सब मुद्दों पर सरकार को घेरा। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकता की बात की, जीएसटी कटौती पर सवाल उठाए कि पिछली वसूली का क्या हुआ, और मणिपुर पर प्रधानमंत्री की आलोचना की। सरकार का जो विजन 2047 है उस पर कहा कि पहले लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतें तो मिले। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीडीए का जिक्र किया। हाँ, पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रही है और पीडीए का अपमान कर रही है। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हटाने का आह्वान किया और कहा कि सपा अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा पर चल रही है। उन्होंने नेपाल को लेकर भी एक बयान दिया जो काफी मतलब अजीब सा लगा। जी, और ये बयान थोड़ा ध्यान खींचने वाला है, जैसा स्रोत में भी कहा गया है। उन्होंने कहा पीडीए के कारण नेपाल में आग लगी और तख्ता पलट हो गया। पीडीए के कारण नेपाल में? हाँ, अब इस बयान के क्या मायने हैं, इसका क्या संदर्भ है, ये शायद वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक ऐसी टिप्पणी है जिस पर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा होगी, शायद विवाद भी हो। बिल्कुल। राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो भारत पाक मैच के विरोध में बीसीसीआई का पुतला फूका गया था, हाँ, उन छात्रों पर एफआईआर भी हुई है। जी हाँ, 10 छात्रों के नाम हैं जिनमें शिवम पांडे, अमन बहादुर शामिल है, और कुछ अज्ञात लोगों पर हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। किस धारा में? उन पर निषेधाज्ञा उल्लंघन के लिए बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता
की धारा 223 लगाई गई है। ये धारा सरकारी आदेश न मानने से जुड़ी है। इसमें सजा क्या होती है? सामान्य तौर पर तो 6 महीने तक की कैद या 2,500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर आदेश न मानने से इंसानी जान, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो सजा 1 साल तक और जुर्माना 5,000 रुपए तक भी हो सकता है। ओके, चलिए अब राजनीति से हटकर कुछ सामाजिक और सामुदायिक खबरों की ओर बढ़ते हैं। बरेली के IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जी IVRI, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी काम की चीज बनाई है। क्या? मांस ताजा है या बासी ये बताने वाली सेंसर किट, वो भी 1 रुपए से कम लागत वाली। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। खासकर आम लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी होगी। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? ये पौधों से बनी है, फूल, पत्ती, फलों के रंग से, मतलब पूरी तरह स्वदेशी और नेचुरल। अच्छा, प्लांट बेस्ड सेंसर, ये काम कैसे करती है? इसके 2 मॉडल हैं। एक तो पैकेट वाले मांस के लिए है, अगर मांस खराब होने लगता है तो किट का रंग लाल से पीला हो जाता है। अच्छा, रंग बदल जाता है। हाँ, और दूसरा है दुकानों पर जो खुला मांस बिकता है उसके लिए, वो एक स्ट्रिप जैसी है। स्ट्रिप, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? मांस का थोड़ा सा सैंपल लेकर पानी में घोल बनाना है और उसमें स्ट्रिप डालनी है। अगर रंग हरा रहे तो मांस ठीक है, नीला हो जाए तो खराब। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है और केमिकल वाली किट से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी होगी। एग्जैक्टली। कमाल का आविष्कार है। अच्छा, स्वास्थ्य से जुड़ी एक और खबर लखनऊ से है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें ग्रीस के एक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर कोस्टा सिटेंडस। उन्होंने दावा किया कि होम्योपैथी कैंसर का भी इलाज कर सकती है। कैंसर का इलाज होम्योपैथी से? हाँ, उनका कहना था कि अगर मरीज के लक्षणों का सही आकलन हो तो होम्योपैथी न सिर्फ कैंसर का पता लगा सकती है बल्कि दूसरी और तीसरी स्टेज में भी इलाज में मदद कर सकती है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी, कॉन्फ्रेंस में और भी डॉक्टरों ने अपनी रिसर्च रखी, जैसे डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने गर्भाशय की गांठ पर, डॉक्टर रवि सिंह ने सर्जरी वाली बीमारियों में होम्योपैथी के असर पर बात की। जजों और विधायकों ने भी होम्योपैथी को बढ़ावा देने की बात कही। करीब 650 लोग शामिल हुए थे, 30 डॉक्टरों को सम्मान भी मिला। लेकिन क्या इन दावों को मतलब वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक मान्यता प्राप्त है, खासकर कैंसर जैसे मामलों में? देखिए, ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये स्रोत में बताए गए दावे हैं जिन्हें हम उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। होम्योपैथी की प्रभावशीलता खासकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में ये एक जटिल और अक्सर बहस का विषय रहा है। इस पर अलग अलग मत हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी था। लखनऊ से ही एक बेहद दुखद हादसे की खबर है। एक 8 साल की बच्ची हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहाँ की घटना है ये BKT इलाके की है। बच्ची छत पर कपड़े उतार रही थी जब वो 11,000 वोल्ट की लाइन से छू गई। 11,000 वोल्ट? हे भगवान, बच्ची ठीक तो है? उसकी हालत बेहद गंभीर है। KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और डॉक्टरों ने हाथ पैर काटने तक की नौबत बताई है। सुनकर ही दिल दहल जाता है। बहुत ही दर्दनाक। इस मामले में क्या चल रहा है, कोई जांच वगैरह? हाँ, इसमें 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। परिवार कह रहा है कि वो 6 महीने से चिट्ठी लिख रहे थे बिजली विभाग को कि ये लाइन हटवाओ, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, लापरवाही का आरोप है। दूसरी तरफ बिजली विभाग का कहना है कि लाइन तो पुरानी थी और लोगों ने उसके नीचे अवैध कब्जा करके ऊंचा मकान बना लिया था। मतलब अवैध निर्माण? हाँ, विभाग का ये भी कहना है कि परिवार ने लाइन शिफ्ट करने की अर्जी तो दी थी पर उसका खर्च देने को तैयार नहीं थे। अब विभाग उस पर FIR कराने की बात कर रहा है जिसने वहां प्लॉटिंग की थी। ये तो नियमों की अनदेखी और लापरवाही का एक और दुखद नतीजा लगता है। बिल्कुल। चलिए अब रुख करते हैं इतर नगरी कन्नौज का। वहाँ पर्यटन के लिए कुछ नया और अच्छा हो रहा है। हाँ, मैंने भी सुना। राजा तिरवा का महल आनंद भवन। हाँ, वही। वो उत्तर प्रदेश का पहला लग्जरी हेरिटेज होम स्टे बन गया है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया पहल है। इसे इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड मतलब ताज ग्रुप, हाँ, उन्हीं के अमा स्टेजेस एंड ट्रेल्स ब्रांड के तहत खोला गया है। ये उनका 150वां ऐसा हेरिटेज बंगला है। अच्छा, 150वां, मतलब ये एक बड़ा नेटवर्क है। कन्नौज के लिए ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल। 1929 में बना ये महल 5 एकड़ में फैला है और पिछले साल ही कन्नौज में 13 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे। 13 लाख? तो जाहिर है इस होम स्टे से इलाके में पर्यटन और रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद तो यही है। सीमा पार की बात करें तो भारत नेपाल बॉर्डर पर क्या हालात हैं? पिछले दिनों कुछ तनाव था शायद। हाँ, नेपाल में अंतरिम सरकार बनने के बाद रुपेडिया बॉर्डर शनिवार सुबह खोल दिया गया था। अब हालात मतलब सामान्य हो रहे हैं। अच्छा, खुल गया बॉर्डर? जी, 4 दिन बाद सीमा पर फिर से रौनक लौटी है। लोगों और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है।
लेकिन हाँ, निगरानी और जांच अभी भी सख्त है। बॉर्डर बंद रहने से व्यापार पर तो काफी असर पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ा। 5 दिन तक व्यापार ठप रहा। अनुमान है कि भारतीय व्यापारियों को करीब 22 करोड़ के टर्नओवर का नुकसान हुआ। 22 करोड़? जी, और लैंड पोर्ट अथॉरिटी को भी 12 लाख से ज्यादा का राजस्व घाटा हुआ। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि नेपाल के हालात देखते हुए जो ट्रक वहाँ फंसे थे उनसे रोजाना रुकने पर लगने वाला जुर्माना माफ कर दिया गया। चलिए, ये कुछ राहत की बात है। हाँ, शनिवार को जैसे ही बॉर्डर खुला, हजारों लोग आर पार हुए और रुपेडिया बाजार में भी खरीदारी बढ़ी। करीब 50 लाख के कारोबार की उम्मीद थी उस दिन। अच्छा, अब गोरखपुर से एक ऐसी खबर जो हम सबके मतलब स्वास्थ्य से जुड़ी है और चिंताजनक है। क्या खबर है? नकली नमक और पानी का कारोबार फल फूल रहा है वहाँ। नकली नमक मतलब? पता चला है कि कानपुर से सस्ता खुला नमक लाकर उसे गोरखपुर में टाटा नमक जैसे बड़े ब्रांड के पैकेट में पैक करके बेचा जा रहा है। अरे, ये तो धोखाधड़ी है। और हर पैकेट पर 12-15 रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है। सिर्फ ब्रांड की नकल है या नमक की क्वालिटी में भी गड़बड़ है? क्वालिटी में भी गड़बड़ है। इसमें नमी रोकने और नमक को खुला खुला रखने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड? ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक ऐसा नमक खाने से लिवर खराब हो सकता है और ज्यादा सोडियम तो वैसे भी ब्लड प्रेशर और किडनी के लिए नुकसानदेह है। ये कहाँ चल रहा है ये सब? ये धंधा नौसड़, ट्रांसपोर्ट नगर जैसे इलाकों में चल रहा है और पैकिंग इतनी असली होती है कि पहचानना मुश्किल है। बाप रे। और पानी के कारोबार में भी ऐसी ही मिलावट की बात है? या जो जार, बॉटल या पाउच में शुद्ध पानी बिक रहा है ना, उसकी क्वालिटी भी भरोसे लायक नहीं है। अच्छा, उसमें क्या मिला है? हाल ही में जांच हुई तो पानी के सैंपल्स में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया? इससे तो पेट की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। शहर में 10 से ज्यादा अवैध पानी पैकिंग प्लांट और करीब 600 आरओ प्लांट चल रहे हैं। 600 आरओ प्लांट? हाँ, और इनमें से ज्यादातर रजिस्टर्ड नहीं है और उनके पानी की कोई नियमित जांच नहीं होती। ये तो सीधे सीधे लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। अब अपराध जगत की कुछ खबरों का रुख करते हैं। शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। क्या हुआ वहाँ? ये खबर सुनकर मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैतीपुर इलाके में रविवार सुबह किसी ने एक सिर्फ 15 दिन की बच्ची को 15 दिन की बच्ची? हाँ, नदी किनारे गड्ढे में जिंदा दफना दिया। जिंदा दफना दिया? हे भगवान, ये कैसे पता चला? किस्मत अच्छी थी कि पास में एक लड़का बकरी चरा रहा था। उसने बच्ची के रोने की आवाज सुन ली। ओह, तो बच्ची सुरक्षित है? ग्रामीणों ने जब देखा तो बच्ची का एक हाथ मिट्टी से बाहर था और उसे चींटियां काट रही थी, खून बह रहा था। दिल दहल गया सुनकर। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर बच्ची को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शक है कि जिसने भी ये किया उसने शायद सांस लेने के लिए थोड़ी जगह छोड़ दी थी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखकर उस बेरहम इंसान की तलाश कर रही है। अविश्वसनीय है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। बहुत ही दर्दनाक। बिल्कुल। एक और बड़ी आपराधिक घटना बरेली में हुई। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। हाँ, वो खबर भी आई थी। उसमें क्या ताजा जानकारी है? इस मामले में दिशा के पिता जगदीश पाटनी, उन्होंने कोतवाली थाने में 2 अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई है। जानलेवा हमला? हाँ, उनका कहना है कि उन्होंने बाइक सवारों को टोका तो उन पर गोली चला दी गई और उन्होंने पिलर के पीछे छिपकर जान बचाई। अच्छा, इस हमले की जिम्मेदारी भी किसी गैंग ने ली थी ना? हाँ, गैंगस्टर गोल्डी बरार गिरोह से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी। पुलिस जांच में क्या निकला? पुलिस जांच में सामने आया है कि हमलावर दिल्ली रोड से आए और नैनीताल रोड की तरफ भागे। उनकी बाइक बिना नंबर की अपाचे थी। बिना नंबर की बाइक? हाँ, वो भोजीपुरा टोल पर तो दिखी, लेकिन आगे उत्तराखंड सीमा के कैमरों में नहीं। तो मतलब वो कहीं बीच में ही गायब हो गए? हाँ, शक है कि वो या तो किसी स्थानीय गांव में छिपे हैं या फिर कच्चे रास्तों से निकल गए। एक हमलावर का चेहरा कैमरे में साफ आया है। उसका स्केच बनवाया जा रहा है। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है इसमें या मुख्य साजिशकर्ता का कुछ पता चला? देखिए, जिम्मेदारी लेने वाले जो 2 नाम हैं, वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण, वो राजस्थान के चूरू के हैं और माना जा रहा है कि वो विदेश में हैं। विदेश में? हाँ, वीरेंद्र चारण वो गैंगस्टर रोहित गोदारा का करीबी है जो गोल्डी बरार का साथी है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। उस पर हत्या, फिरौती जैसे कई केस हैं। ओह, तो ये बड़े क्रिमिनल्स हैं। हाँ,
लेकिन एक अहम कड़ी जुड़ी है इसमें। क्या? बरेली फायरिंग के कुछ घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में रोहित गुदारा और वीरेंद्र चारण के एक शूटर अंकित उसे गिरफ्तार किया है। दिल्ली में? हाँ, उसके पास से बाइक, पिस्तौल और एक पर्ची मिली है जिस पर गोदारा और चारण का नाम लिखा था। अच्छा, तो ये लिंक हो सकता है। बिल्कुल। पुलिस अब बरेली और दिल्ली की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दिशा के परिवार को सुरक्षा दे दी गई है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें संतों के अपमान का बदला लेने की बात कही जा रही है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। मामला काफी पेचीदा लग रहा है। हाँ, तो ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें और उन पर हमारी ये चर्चा। प्रशासन की चूक से लेकर राजनीतिक खींचतान, सामाजिक सरोकारों से लेकर अपराध की दिल दहला देने वाली घटनाओं तक, ये सब मिलकर राज्य की एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जब हम इन सारी खबरों को एक साथ देखते हैं, चाहे वो रामपुर में व्यवस्था की चूक हो या बरेली में वो हाई प्रोफाइल हमला, नकली सामान का ये जो कारोबार फल फूल रहा है, या फिर नेताओं की वो तीखी बयानबाजी, हाँ। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जमीनी हकीकत क्या है। प्रशासन, सुरक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और आम आदमी की जो रोजमर्रा की जद्दोजहद है, इनके बीच आखिर कैसा रिश्ता बन रहा है या कैसा तनाव उभर रहा है। बिल्कुल। और भविष्य के लिए इसके क्या संकेत हो सकते हैं? हाँ, ये सवाल हमें भविष्य की दिशा के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। ये एक विचार करने योग्य बिंदु है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।